मोहनी मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस, है ना। साइंस यानी विज्ञान में आपको फिजिक्स से यानी भौतिकी से आपका वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं बउआ लोग, है ना। वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीवी कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको टोटल 2011 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए हम आपको वीवीआई कर रहे हैं 2011 से लेकर के 2025 तक के। सोचिए अगर 2011 से 2025 तक एक जगह क्वेश्चन मिले तो पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। और सारा ऑब्जेक्टिव तो हमको एक ही जगह मिल जाएगा बोलो, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन तो टकराएगा ही टकराएगा, एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे हम। पहला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे प्रकाश के परिवर्तन तथा वर्तन। उसके बाद फिर, है ना, रंग बिरंगा संसार। इस तरह से अब आपका फिजिक्स का लेके चलेंगे, फिर केमिस्ट्री का लेके चलेंगे, फिर आपका बायोलॉजी के लेकर के चलेंगे, है ना। टोटल आपको लेकर के चलेंगे बोले यहाँ पे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। चलिए वो लोग शुरू करते हैं। तो देखिए वो लोग, यही हमारा है पहला लेसन फिजिक्स का यानी भौतिकी का, प्रकाश, है ना, परिवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग यहाँ पे प्रकाश, जिसमें हम लोग प्रकाश के परिवर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तब वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि कोशिश कीजिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, कोशिश कीजिए आप इसको खुद से बनाइए। उसके बाद जो हम आंसर तो बताते ही हैं, आप पहले कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। देखिए आप अनुमान से बनाइए या फिर याद है तो करेक्ट बनाइए, अगर नहीं याद है तो अनुमान से बनाइए। देखिए कितना बना पाते हैं, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जवाब दीजिएगा वो लोग। कहता है सूर्य से आने वाली, है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो यह है वो लोग समांतर प्रकाश पुंज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। क्लियर है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2, किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। इसको दोनों नाम है, प्रकाश पुंज भी और किरण पुंज भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब देखिए 2025 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। सब आपका 2025 का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे बोलो। तो इसे 2025 फिर 2024 फिर 2023 फिर 2022, इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बोलो कहता है अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है ना। अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह होता है वो लोग सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोलो कहता है निम्न में से आवर्धक, है ना, शीशा, आवर्धक शीशा जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो यहाँ पे आवर्धक शीशा कौन आपको नजर आ रहा है बगलो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। आवर्धक शीशा में आएगा कौन, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा बगलो कि ऑब्जेक्टिव को रटिएगा नहीं, है ना। रटने से कुछ समय के लिए याद हो जाएगा, फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह होते होते आप भूल जाइएगा। इसको सुनिए, सुन करके समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर सुन करके समझ करके इसको याद कर लेते, दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो फिर आप एग्जाम तक तो भूलने वाले नहीं हैं, है ना। तो ऐसा करिएगा ना। तो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, है ना। रटिए नहीं, समझिए और इसको सुनिए। 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, सुन के याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। कहता कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस में, है ना। कौन सी लेंस में, तो उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में आपको वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बोलो कहता लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता, है ना, एवं क्षमता पी हो तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा बोलो।
तो यहाँ पे काम करेगा आपका F गुने P बराबर 1, है ना। F गुने P बराबर 1, यानी फोकस दूरी गुने क्षमता बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है, वो लोग याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है ना। 2025 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट एनुअल और सेकेंड सिटिंग में, दोनों क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए। अब देखिए 2024 देखिए। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के, है ना। फोकस दूरी समझिएगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में कितना होगा बोलो, तो 20 के दुगना हो जाता है, यानी अवतल दर्पण में कहेगा तो वक्रता त्रिज्या तो दुगना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वक्रता त्रिज्या दिले रहेगा, फोकस दूरी पूछेगा तो आधा कर दीजिएगा, कितना, आधा कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोलो, कहता कांच की एक समांतर पट्टिका पर, है ना, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण, है ना, तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचलन, है ना, विचलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है तो कितना होता है बोलो, तो आधा होता है। कितना होता है, आधा, यानी कहने का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, है ना। वस्तु की स्थिति पूछ रहा है कि अगर, है ना, वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा हो तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु होगा बोलो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं। बोलो, चलिए देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। कितना होगा बोलो, है ना। अगर वस्तु दूरी का मान कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना, 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बोलो, कहता है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, है ना, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है बोलो, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था सेकंड सिटिंग में, है ना। देखिए कहता है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, बताइए किस ओर चल रहा है। तो चल रहा है बोलो फोकस से कहाँ, ध्रुव की ओर। किधर चल रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, है ना, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा हो, ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। फिर से समझिएगा। कह रहा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस बिंब की प्रकृति होगी बोलो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बोलो कहता यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, समझिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो
कम तीव्र बनेगा, है ना, कम तीव्र। तीव्र कहने का मतलब कम गति वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी 2024 में पहला सीटिंग में पूछा गया था। कहता है वायु का निरपेक्ष, है ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है बोलो, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। सही जा रहा है। आप लोग अनुमान से बना रहे हैं कि खाली ऐसे बस खाली सुन रहे हैं? सुनिए भी और अनुमान से बनाते चलिए, है कि नहीं। तो इससे हो जाएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं। चलिए ऐसा करिए ना जी, काहे ऐसे कर रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे करते चलिएगा, याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है बगलो पानी का होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, नहीं कि जैसे तैसे अपना हिसाब से नहीं, ऑप्शन के साथ। अगर ऑप्शन जैसे दिल है उसी तरह से चलना आपको। तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं। ये भी 2024 में पूछा गया था। बोलो 18 देखिए, कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है ना। परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान कितना होगा बोलो, तो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोलो, कहता अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बोलो, तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा बनता है, आपको छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। यानी कहने का मतलब हो गया इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। बोलो, कहता है वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है, बताइए किसका है बोलो, तो कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 से पूछा गया था। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो पाया जाता है बोलो, है ना, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हमारा, उत्तल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोलो 23 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण को कितनी बार अपवर्तन होगा? समझेगा, कितनी बार अपवर्तन होगा? तो एक बार अपवर्तन होगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक बार। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो कितनी होती है बोलो, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, है ना। लेंस में अगर दर्पण में कहेगा तो 1 होता है, मगर लेंस में कह रहा है तो 2 होगा, है ना। तो यहाँ लेंस कह रहा है बोलो, तो लेंस में मुख्य फोकस कै गो, 2 गो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोलो, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है बोलो, तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, काल्पनिक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बोलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उपयोग होता है बोलो उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है। बोलो, कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? समझे क्वेश्चन को, तो बताइए कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है बोलो फोकस और ध्रुव के बीच।
फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। ये भी कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि किस दर्पण की फोकस दूरी है ना चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को है ना अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो कहते हैं बोलो किसको, तो अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसारी, है ना, तो अवतल, अपसारी तो अवतल, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो कैसा होगा बोलो, तो यह होगा अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अभिसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो कैसा आवर्धन कितना होता है बोलो, तो +1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +1, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे तो समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है, अवतल दर्पण से भी मिल सकता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा भूगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह है बोलो आपका, है ना, पराकिरणन के द्वारा। किसके द्वारा, पराकिरणन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 साल लगातार पूछा है। कहता विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है बोलो, तो अभिलंब की ओर, है ना। विरल से जाएगा सघन, है ना, विरल से जाएगा सघन तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अगर सघन से जाएगा विरल तो अभिलंब से दूर भागेगा, है ना, याद रखिएगा। सघन में जाएगा, सघन सघन यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ कम जाएगा, है ना, तो रोड के किनारे किनारे चलेगा। तो यही कहने का मतलब हुआ कि अभिलंब हमारा रोड है, तो अगर भीड़ भाड़ में जा रहा है तो रोड के किनारे किनारे, अगर भीड़ भाड़ में नहीं है, जैसे तैसे है, तो जैसे तैसे भागेगा, यानी रोड के किनारे से दूर भागेगा, है ना, तो यानी अभिलंब से दूर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सघन से विरल में, विरल से जा रहा है सघन में, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई टेक्निक लगाइए जिससे आप याद कर लीजिए, कोई दिमाग लगाइए कि कैसे हम इसको याद करें। तो जैसे आपको सुविधा होता है, जैसे हम देखिए भीड़ पे लेके गए, है ना, कि कोई रोड है, रोड के किनारे किनारे चलना है ना, तो रोड के किनारा है जो क्या है आपका, अभिलंब है। तो अगर भीड़ में जाएंगे तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। अगर भीड़ भाड़ नहीं है, खाली जगह है, तो जैसे तैसे भागेगा, यानी अभिलंब से दूर भागेगा। तब जैसे इच्छा हो इसको सेट कर लीजिए दिमाग में, अपना दिमाग लगा के, ट्रिक लगा के इसको कुछ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो लड़कन सब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, कितना रटे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, घबराइएगा नहीं, है ना। तो किसकी होती है बोलो फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल लेंस की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कहता चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो कैसी होती है बोलो? तो उत्तल लेंस की होती है, उत्तल लेंस ना, उत्तल दर्पण की होती है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण की, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 37, उसका गलती बता दिए बोलो। इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण की न होगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको हो जाएगा ए और बी। उत्तल लेंस की भी होती है और उत्तल दर्पण की भी होती है। हम खाली दर्पण बोले थे, उत्तल लेंस भी होगा, उत्तल दर्पण भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो। कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सबको जानते होंगे कहाँ से दूरी मापा जाता है बोलो? तो ध्रुव से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा, आर हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा किससे? आई से। आर बड़ा होगा किससे? आई से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो लोग, मिट्टी, है ना। मिट्टी को हम लोग, है ना, प्रयोग में नहीं ला सकते हैं लेंस बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखिए वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा बोलो? तो प्लस 100 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? कहाँ रखा जाना चाहिए? तो रखा जाता है बोलो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, है ना। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभाव्यता है। तो दर्पण और लेंस, है ना, कैसा होगा बोलो? तो दोनों हो जाएगा किसका? तो दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो सबको जानते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बोलो? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन एक और है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए कितना बार पूछा गया बोलो। तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। हमेशा देखिए पूछते रहता है। देखिए कितना बार पूछा गया बोलो, 12 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में, है ना, गर्दा उड़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखिए। कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उपयोग होता है बोलो उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है बोलो? तो साइन आई बटा साइन आर, है ना। साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है
एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है बोलो, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी इसका दोनों किनारा कैसा होगा, पतला होगा, और बीच में कैसा होगा, मोटा होगा। ये लेंस का है ना। इसी का विपरीत कर दीजिएगा तो दर्पण हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किनारा में पतला और बीच में मोटा, इस तरह से है ना। तो लेंस हो गया, यह हो गया जो दर्पण हो गया। तो दर्पण में क्या होता है ना, कि दोनों साइड मोटा बीच में पतला। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं। अब देखिए बोलो, क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं। कहता अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो किसके बराबर होता है बोलो, तो V/U के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V/U, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संभव है ना। उसमें हम गलती बता दिए थे, बोलो उत्तल दर्पण बता दिए थे, उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। चलिए वो लेंस में ना होता है मोटा पतला, है ना, दर्पण में नहीं होता, लेंस में होता मोटा पतला, है ना, ध्यान से निकल गया था। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49, गोलीय दर्पण में है ना फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध होता है बोलो, तो होता है आपका R/2F, R/2F, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो, तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्गत कोण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो कितना होगा बोलो, तो 1D होगा, यानी 1 डायोप्टर, है ना, 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। बोलो कहता किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो वस्तु कहाँ होना चाहिए बोलो, तो ये होता है कब, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो यह होता है बोलो आपका, है ना, उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसा है बोलो, तो अभिसारी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिसारी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 55 देखते हैं। कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, है ना, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा, है ना, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है बोलो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बोलो, तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो क्या, है ना,
किससे? तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। बोलो कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है बोलो आपका उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। बोलो चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है निम्न में, है ना, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यह होता है बोलो आपका उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो? तो कहते हैं, है ना, फोक्सांतर। क्या कहते हैं? फोक्सांतर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है कि वक्ता त्रिज्या जिसको बड़की आर से सूचित करते हैं एवं फोकस दूरी जिसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं में संबंध, है ना। यानी वक्ता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। तो कहने का मतलब हो गया एफ बराबर आर बटा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बटा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बोलो तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है तो किसका? बोलो तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 68 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी बोलो? तो यह होगी आपका कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है बोलो? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, है ना, जब बिंब क्या कहाँ रहता है? तो रहता है बोलो फोक्सांतर से कम दूरी पर रहता है। फोक्सांतर से कम दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। बोलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 देखिए, कहता लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता होती है ना। तो लेंस की क्षमता कैसी होती है बोलो? तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता अब उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है। जब उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है बोलो? तब बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोलीय लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता किस लेंस का उपयोग कर, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं ना, 76 देखते हैं बोलो। कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ना। तो कैसी ली जाती है बोलो, तो ली जाती है आपको ऋणात्मक, है ना। कैसे, तो ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए बोलो। कहता है प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, क्यों? क्योंकि, है ना, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, इस कारण से दो गो वक्ता केंद्र होता है ना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 78 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 78 देखिए। कहता है क्वेश्चन में 78 कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, है ना, जिसको एफ से सूचित किया जाता है, अब वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध है ना। तो इसका बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो। तो ऑप्शन हमारा, है ना, बी हमारा सही हो जाएगा। 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्लियर है, गोलीय लेंस के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्ता त्रिज्या होगी, उसकी वक्ता त्रिज्या होगी। तो कैसी होगी बोलो, तो 20 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा, है ना, कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है बोलो, तो फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। कहता है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है। आवर्धन निकालने के लिए कह रहा है बोलो, है ना। तो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है कौची, आवर्धन वाला फार्मूला होता है ना। आवर्धन यानी m बराबर -v/u, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए हिंट आपको कर दिया, 30 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर यानी 6×5 = 30, यानी माइनस में आ जाएगा हमारा -6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, देखिए हिंट कर दिया आपको, बना भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक उत्तल लेंस से 30 है ना, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब, है ना, रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी है ना। तो लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर होता है बोलो r/2 होता है, यानी 30 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं। देखिए 84 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता कितना होगा बोलो, तो 5 डायोप्टर, है ना, +5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +5 डायोप्टर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं बोलो। 85 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब न्यूमेरिकल जापड़ी दे दिया है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 85 कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है।
एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा वो लोग? तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर दिया है ना। 1/-5 यानी हो जाएगा -0.2 मीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी कुछ में माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 12 से 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। कहता लेंस की क्षमता है ना 4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता अगर 4 डायोप्टर है तो यह होगा, है ना। तो ऑप्शन हम दे रहे हैं वो लोग, है ना, हड़ाना नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, है ना, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन हम लोग 87 देखते हैं। बोलो कहता किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं वो लोग? तो उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोकस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, है ना, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, है ना, कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोग करेंगे वो लोग, है ना, कौन सा? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखिए। कहता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो किसका होता है बोलो? तो उत्तर लेंस का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। बोलो 90 है ना, 90 देखिए। कहता है इसमें देखिए 2 चैप्टर मिला के है ना, जब 2 चैप्टर मिला के तो क्वेश्चन तो ज़्यादा रहबे करेगा, है कि नहीं। इसमें देखिए प्रकाश के प्रवर्तन भी है और प्रकाश के अपवर्तन भी है, तो दोनों चैप्टर मिला दिया है यहाँ पे। ऐसे आपको भारतीय में जाइएगा तो 2 चैप्टर किया है आपको, और एनसीईआरटी में आपको 1 चैप्टर किया है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो क्या उदाहरण है बोलो? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कहलाता है बोलो अपसारी, अपसारी यानी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अप कहे तो यानी अवतल, अप यानी अवतल, तो अवतल लेंस हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना जरूरी है और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापना जरूरी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 94 कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो? तो कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक, है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 96 कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, है ना, ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
तो उस बीम की प्रकृति होगी बोलो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कलियत कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, है ना, वक्रीय हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर, है ना, अंदर या बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं। बोलो कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। बोलो चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 99 के, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कहता गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बोलो? तो ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव, है ना। चलिए 101 देखिए, कहता गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्षर से, है ना, बड़की सी, कैपिटल सी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। बोलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो, है ना, ये मात्रक विहीन होता है। बोलो मात्रक विहीन होता है। इसका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कहता है निम्न में से, है ना, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की, है ना, उत्तल लेंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 104 कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा को कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? तो, है ना, मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य अक्ष, है ना। चलिए 105 देखिए, कहता सूर्य से प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है ना। इसको कहते हैं क्या? जल उठता है। क्या जल उठता है? तो कागज जल उठता है ना, जलने लगता है कागज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 देखते हैं। बोलो 106 देखिए, कहता है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, 2025 में भी पूछा है। कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कहता है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में, है ना, अग्रदीपों का एक मतलब हुआ है ना, हेडलाइट, जो आगे वाला जो लाइट लगा होता है ना, हेडलाइट। अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवतल दर्पण का। बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं। 108 देखते हैं, कहता है वाहनों के साइड मिरर, है ना, साइड मिरर यानी पीछे देखने वाला दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है बोलो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। बोलो 109 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 109 में इनमें से कौन दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र पूछता है बोलो। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f, याद रखिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कहता दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है बोलो? तो लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 111 देखते हैं। कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन,
है ना, अभिसारी लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कहता है लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्ता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। देखिए 130 देखिए, वो लोग कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो होता है बोलो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 देखते हैं, कहता है लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेंस में सब 2 होता है ना, तो 2 फोकस होता है, 2 वक्ता केंद्र होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 100 ऑप्शन नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डायोप्टर, है ना, डायोप्टर। चलिए 170 देखिए, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। कैसा होता है बोलो? तो धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 118 देखिए, कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 119 देखिए, बोलो कहता है प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 देखते हैं। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 देखते हैं। 121 देखिए, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी होगा बोलो 120 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 122 देखिए, कहता है गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी बोलो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 देखते हैं। देखिए कहता है 123 कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश स्रोत। चलिए 124 प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण पुंज। चलिए 125 प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है बोलो? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण आरेख, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, बोलो कहता है आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। बोलो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। जब मात्रक होबे नहीं करता है तो मीटर 1/मीटर 1/मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो ये सब ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन 127 देखिए, कहता उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो होगा वो लोग आपका काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा काल्पनिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, कहता किसी लेंस की क्षमता -2D यानी
2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगा बोलो -0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 129 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका है ना अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं, कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। तो वह कैसा दर्पण है बोलो, तो या तो समतल है अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखते हैं, कहता निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यह होता है बोलो आपका, है ना, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में, किसमें, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 देखिए, कहता है तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है तो पारभाषक, है ना, पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारभाषक। चलिए 134 देखिए, कहता समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कैसी बोलो, तो अनंत होती है फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 135 देखिए, कहता अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 देखते हैं, बोलो, कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा बोलो, तो सीधा एवं, है ना, हरासित यानी छोटा, सीधा एवं हरासित कहने का मतलब छोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 137 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना है पूरा लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पीतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीतल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, 138 देखिए, कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यह गोलीय दर्पण आपका हो जाएगा, कैसा होगा, तो ये तो देवे न किया है बोलो, गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो इनमें से कोई नहीं दिया बोलो, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, कहता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो किसके कारण बोलो, तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन, है ना। देखने में लगेगा कम गहरा मगर जाइएगा तो अंदर घुस जाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बोलो, कहता है 140 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कैसी, तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 141 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्ता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, r बराबर 2f, है ना, r बराबर 2f। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, है ना, त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, अनुमान करके बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 143 देखते हैं, 143 देखते हैं। अब लास्ट एक क्वेश्चन है वो लोग 144 तक क्वेश्चन इसमें है। कहता है 143 को उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बोलो उत्तल दर्पण में? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे बोलो, आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे नहीं भाग जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। गुरुदक्षा में तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना जी, तो लाइक क्या आप दे दीजिए ना जी, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। और जो विषय कहिएगा वो विषय का मिलेगा। ऐसे तो हम सारा विषय को ला रहे हैं एक साथ में, है ना। और अगर मैथ के भी इच्छुक हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग, तो मैथ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में, और सब्जेक्टिव भी, है ना। मगर अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा किताब चल रहा है कि हाँ सर हमको इस किताब से बताइए, तो हम वो किताब लेकर के आएंगे। ऐसे तो हमारे पास आपका बीवीडी है, आपका फिर टारगेट है, आपका फिर ब्रिलियंट है ना। इसी तरह से 4-5 किताब है। तो आप जो किताब से कहिएगा वो किताब से हम आपको बता देंगे, है ना। सारा किताब हम सोल्यूशन कर देंगे, घबराना नहीं है, बस खाली आपको मन से पढ़ना है और दिल लगा कर पढ़ना है। कोशिश कीजिए, है ना, कि 450 प्लस पहुंचा दीजिए बोलो, है ना। तो इतना कर दीजिएगा बहुत है। तो देखिए जैसा हो कमेंट कीजिएगा। अगर मैथ के लिए भी इच्छुक हैं तो ऐसे हम टोटल भी लेकर के आएंगे, हम अपने हिसाब से किताब लेकर के आएंगे। अब ऐसे आपके मन में कोई किताब है, बुक है कि सर हमको ई बुक से मैथ पढ़ा दीजिए, तो वो बुक से हम चला देंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 144 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कहला छोड़ें। कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम होता है 3 प्रकार के बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 प्रकार के, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो बोलो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।